नमस्कार। आर्ट ऑफ योग के यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप पर आप सभी मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने शरीर में जल तत्व का बैलेंस कैसे हो। हम जो पानी पीते हैं, तो पानी का प्रकृति कैसा हो, पानी का भंडारण कैसे हो, कौन सा पानी मुझे पीना चाहिए, किस तरह पीना चाहिए, इन्हीं विषयों पर आज मैं आप सबसे लाइव चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको पूर्व में भी मैंने कई अपने वीडियोस के माध्यम से बताया है कि हमारा यह जो शरीर है यह पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें से 72% जल तत्व हमारे शरीर में मौजूद है। जैसे इस पृथ्वी पर 3 भाग में जल है और बाकी पृथ्वी है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा यानी 72% जल का है। और जब यह जल का संतुलन हमारे शरीर में पर्याप्त बना रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मित्रों, किस तरह का जल हमें प्रयोग करना चाहिए, उस जल का भंडारण हम कैसे करें और कितना पानी हम दिन भर में पिए, आज आइए इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम है कि हम कौन सा जल पिए, उसका भंडारण कैसे करें। मित्रों, जल हमारा कई तरीके से हमारे पास पहुंचता है। एक तो जो हमारे मित्र गांव में रहते हैं उन्हें कुएं से जल प्राप्त होता है, यदि छोटी नदियां हैं तो नदियों से जल प्राप्त होता है, बोरिंग है तो बोरिंग से जल प्राप्त होता है, हैंडपंप है तो हैंडपंप से जल प्राप्त होता है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या जहां से नदियों के उद्गम स्थल पर रहते हैं उन्हें उन उद्गम स्थल से जल प्राप्त होता है। जो हमारे नगरीय क्षेत्र में बंधु मित्र रहते हैं उन्हें नलों के द्वारा, बोरिंग के द्वारा या बड़े बड़े जो पानी के टैंक बनाए जाते हैं उनमें भंडारण करके और नलों से सप्लाई के द्वारा पानी प्राप्त होता है। लेकिन बंधुओं मित्रों, वो जल हमारे सीधे पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि हमें शुद्ध जल की, ऑक्सीजन युक्त जल की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, जल की कमी को पूरा करे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार होता है उसमें भी 80% जल होता है। जल से ही रक्त बनता है और रक्त प्रवाहित होता है। तो मित्रों, जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बंधु होंगे, माताएं होंगी, बहनें होंगी, बुजुर्ग होंगे, उन्हें मालूम होगा कि गांव में जब कुएं से या पोखरे से जल आता था तो उसे हम छान करके मिट्टी के घड़े में भरते थे। पीतल के बड़े बड़े कलश होते थे जिन्हें गांव में कसेड़ी भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं, घघरा भी बोलते हैं। अपने अलग अलग क्षेत्र में जैसी जिन भाषाओं में हम उसका नामकरण करते थे उनमें हम भर के रखते थे। तांबे के गगरे में, कलश में भर के रखते थे। आज भी हमारे जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, आज भी वहाँ तमाम बंधुओं के यहाँ
तांबे के कलश में, पीतल के कलश में जल भर कर रखा जाता है। उस पर स्वास्तिक, ओम जैसे चिन्ह बनाए जाते हैं। जल भरने के बाद उस पर ढक करके पुष्प रखा जाता है, दीप जलाया जाता है और 24 घंटे के बाद वो लोग उस जल का उपयोग अपने लिए करते हैं। मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ये मिट्टी का कलश है, जो हमारा पीतल का कलश है, ताम्र का कलश है, इसमें जब हम जल को रखते हैं तो जल के अंदर की जो तमाम बैक्टीरिया होती है या नुकसान करने वाले तत्व होते हैं या जो अशुद्ध कण होते हैं वो प्यूरिफाई होते हैं, स्वच्छ होते हैं और जल निर्मल होता है, हमारे पीने योग्य होता है। आज क्या है, आज हम जो शहरी निवासी हैं, नगर में निवास करने वाले बंधु हैं, वो नल से पानी आया, हमने बोतल में उसको प्लास्टिक की बोतल भरा, फ्रिज में लगा दिया। बहुत किए तो आजकल प्यूरिफायर लगा हुआ है, उससे प्यूरिफाई किया, जल को ले लिया। अब पता चला कि उस जल के जो विजातीय तत्व थे, जो हानिकारक तत्व थे, उनके साथ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे तत्व थे वो भी उसके साथ फिल्टर हो गए। तो आज हम जो शहरों में खास तौर पर जल उपयोग कर रहे हैं, पानी उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कतई भी लाभदायक नहीं है, लाभप्रद नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने जल का भंडारण कैसे करना है इसको ठीक से जान लें। चाहे कुएं से जल ले आए, नदी से जल ले आए या नलों से होकर के आने वाले जल को ले आए, उन्हें हम छान करके मिट्टी के घड़े में, पीतल के कलश में अथवा तांबे से निर्मित कलश में उसको भर करके रखें। हो सके तो उस पर एक स्वास्तिक ओम का चिन्ह बना दें, थोड़ी सी अगरबत्ती, धूप बत्ती दिखा दें, दीपक जला दें और उनको प्रणाम करें कि हे जल देवता, हे वरुण देवता, हम आपको जब ग्रहण करें तो आप हमारे शरीर में जल तत्व को पूर्ण करें, हमें स्वस्थ रखें, हमारे रक्त को शुद्ध करें, हमारे मन को, चित्त को, मस्तिष्क को शुद्ध करें। ऐसा प्रार्थना करके हम जल को कलश में रखें और 24 घंटे बाद हम उस जल का, पवित्र जल का हम उपयोग करें। निश्चित तौर पे देखिए, आप सबको अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में एक निर्मलता आएगी, एक आरोग्यता आएगी और एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी। अब जल को हमें पीना कैसे है इस पर भी चर्चा कर लें। तो सर्वप्रथम तमाम बंधु हमारे ऐसा करते भी होंगे, लेकिन फिर भी यदि हम ब्राह्म मुहूर्त में सो करके उठें तो सोने से पूर्व ताम्र के जग में, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे हमारे पास में ताम्र का जग रखा हुआ है, ताम्र के जग में पानी भर करके अपने सिर के पास रखें। सुबह उठने पर 2 गिलास, 3 गिलास, जो आपकी क्षमता हो, एक बार में धीरे धीरे करके, लेकिन उसी समय पिए, घूंट घूंट करके 2 गिलास, 3 गिलास अपनी क्षमता के अनुसार उस जल को ग्रहण करें। यदि जल ठंडा ज्यादा है, ठंडी खासतौर पे सर्दी के मौसम में जल ठंडा होता ही है, तो थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लें। यदि हम गुनगुना जल प्रातःकाल पिए तो और भी फायदेमंद है, उस जल को हम गुनगुना कर लें। गर्मी में भी हम गुनगुना करके उसको पी सकते हैं। गुनगुना जल बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन एकदम हल्का गुनगुना, मतलब गुनगुना कि जो आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा का टेम्परेचर है, और उसको जानने का एक बेहद सरल तरीका है
कि आपके ये जो कनिष्ठिका उंगली है, लिटिल फिंगर, इसको आप साफ करके धो करके और थोड़ा सा अपने मुंह के अंदर रखिए, जीभ पर, और जितना गर्मी का आभास आपको इस उंगली में लगे बस उतना गर्म जल हमें पीना चाहिए। एक बात और विशेष रूप से, जब भी हमको जब खूब प्यास लगे तभी हम पानी पिए, और एक बार में जो भी 2 गिलास 3 गिलास पीना हो हम पानी को पी लें। भोजन के समय हम बीच में 1-2 घूंट पानी पिए, अन्यथा भोजन के 1.5 घंटे बाद ही हम जल ग्रहण करें। बीच में यदि ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कभी कभी खाते वक्त आवश्यकता पड़ जाती है, तो एकदम वही जैसा गुनगुना मैंने जल बताया बस उतना ही 2-3 घूंट पी लेना है, लेकिन भोजन के 1.5 घंटे बाद ही हमें फिर पर्याप्त पानी को पीना चाहिए। कुछ हमने देखा है कि हमारे कई मित्रों की, कई माताओं की, बहनों की आदत होती है कि वो वॉकिंग करते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, या टीवी देखते रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, बोतल में पानी रख लेंगे और घूंट घूंट करके उसको लगातार पीते रहेंगे। बंधुओं, जो हम ये जल पीते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमें जल की जितनी आवश्यकता होती है उतना हमारा यह शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और बाकी जो जल होता है वो यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, या हम बहुत श्रम कर रहे हैं तो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और वही जो जल यह शरीर हमारा लेता है, उसी से रक्त बनता है और वो मस्तिष्क तक जाता है, फिर वहां से पूरे शरीर के धमनियों में प्रवाहित होता है। अब जब हम थोड़ा थोड़ा करके दिन भर जल पीते रह जाते हैं, तो क्या होता है कि जब मैंने थोड़ा सा जल पिया तो शरीर ने उसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर 1 घूंट पिया, फिर एब्जॉर्ब कर लिया। इससे फिर हमारे जल तत्व की अता हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 72% जल ही हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, इसमें 6% जल है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 6% आकाश तत्व है और 4% अग्नि तत्व है। तो जब हम घूंट घूंट करके और दिन भर जल को ग्रहण करते रहते हैं, तो वो हमारा शरीर उसको अवशोषित करता रहता है, ग्रहण करता रहता है, और फिर वो मस्तिष्क में जाकर के जल संग्रहण हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर फूलने लगता है, तमाम बीमारियां हमको जल तत्व के बढ़ने से घेर लेती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, यह भी पंच तत्वों से निर्मित है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भी पंच तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी पर 3 भाग जल है, 1 भाग पृथ्वी है। तो आप सब देखते होंगे कि जब भयंकर जल वृष्टि होती है, बारिश होती है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, नदियों में जल स्तर बढ़ता है, तो बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है? जान माल सबका नुकसान होता है। आप सबने देखा है, नगर के नगर, गांव के गांव डूब जाते हैं। क्यों होता है ये? जब जल तत्व की अधिकता पृथ्वी पर बढ़ जाती है, जल तत्व असंतुलित हो जाता है, तो ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और उससे नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर के अंदर जल तत्व बढ़ता है तो हमें अनेक व्याधियां घेर लेती हैं। और पानी इसलिए भी पीना जरूरी है कि हम यदि जल तत्व को हम संतुलित रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, चेहरे पे कांति रहेगी, त्वचा मुलायम रहेगी, कोमल रहेगी, सुंदर दिखेगी। और जल तत्व की कमी हो जाएगी तब भी हमें अनेक व्याधियां घेरेंगी, शरीर में रूखापन आएगा,
त्वचा पे रूखापन आएगा। जैसे कि जब बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पेड़ सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, जमीन सूख जाती है। जब जल तत्व की कमी होती है, जब बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो चारों तरफ सूखा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जल तत्व की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें जब प्यास लगे तो हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी लें, तो शरीर भी हमारा जितना आवश्यकता होता है उतना उस जल को ग्रहण करके बाकी डिस्चार्ज कर दे। शरीर में जल तत्व को संतुलित करने का एक और भी बहुत प्राकृतिक तरीका है, वो है हमारा खान पान, कि हम क्या खाते हैं। मित्रों, सबसे अच्छा होगा कि हम अपने जो ये 24 घंटे का एक दिन का चक्र है, इसमें हम जो भी आहार लेते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, उसमें हम अधिक से अधिक प्रयास करें कि हम ऐसे भोजन ग्रहण करें जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल तत्व मौजूद हो। और यह जल तत्व आपको हरी सब्जियों में मिलेगा, मौसमी फलों में मिलेगा। तो हम प्रयास करें कि हम प्रतिदिन के अपने डाइट में, अपने भोजन में अधिक से अधिक सब्जियों का प्रयोग करें, सलाद का उपयोग करें, और उस समय का जो मौसमी फल हो। जरूरी नहीं है कि अब हम दिसंबर में आम खाने का प्रयास करें, नहीं। जिस मौसम में जो फल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, हम उसका सेवन करें। नारियल पानी है, ये भी जल तत्व का अच्छा स्रोत है। हम नारियल पानी का उपयोग करें, नारियल का उपयोग करें, लेकिन अधिक से अधिक हम कच्ची सब्जियों का, सलाद का, फल का उपयोग करें। तो यह भी हमारे शरीर के जल तत्व को संतुलित करती है। वाटर एलिमेंट्स का बैलेंस हमारे शरीर में बनता है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि खास तौर पे हमारे जो शहर के मित्र हैं वो ध्यान दें कि जो वाटर सप्लाई से जल आता है, ये कई मोड़ से घूम करके नलों में होकर के आता है। ये पूर्णतया अशुद्ध जल होता है। तो आप आज से ही संकल्प लें कि हम उस जल को, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मनीषी जिस प्रकार से उस जल का संग्रहण करके फिर उसको उपयोग में लाते थे, वैसा ही हम भी करेंगे। आज भी आप जो भी बंधु दक्षिण भारत के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, केरल के होंगे, आंध्रा के होंगे, कर्नाटका के होंगे, और विशेष रूप से जो विलेज, गांव से बिलोंग करते होंगे, संबंधित होंगे, उनके यहाँ आज भी इस तरह से जल का भंडारण और संग्रहण होता है। तो आशा करता हूं कि आप सब भी अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने नित्य के दिनचर्या में अपने पीने वाले जल का सही उपयोग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आप सबसे प्रयास करता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से स्वस्थ रहने के प्राकृतिक तरीकों पर, तौर तरीकों पर चर्चा करता रहूं। आप सब जो भी मित्र लाइव देख रहे हैं, मैं उनका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। और एक रिक्वेस्ट, एक बार यदि फेसबुक पर हैं तो जरूर एक बार इसको शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पे हैं तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करें।
हो सके तो बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। हमारा प्रयास है कि आज जिस तरह से पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल है और इस कोविड-19 वायरस, इस वैश्विक महामारी की वजह से आज जो अनिश्चितता का माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी ये पूरा विश्व यदि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय योग, प्राणायाम, हस्त मुद्रा, भारतीय खान पान को अपना करके और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम इस वैश्विक महामारी पर भी विजय प्राप्त करेंगे और एक आरोग्यपूर्ण सुखद जीवन हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ व्यतीत करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में काफी प्रयास प्रारंभ हो भी गए हैं और भारत पुनः एक बार अपने इसी शक्ति और ताकत के बल पर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं आगे भी आप सबसे लाइव आकर के इसी तरह से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। मेरा संकल्प है कि हम अपने इस भारतवर्ष के जो 130 करोड़ देशवासी हैं, उन्हें उनके जीरो बजट पर आरोग्यता कैसे प्राप्त हो, इस पर मैं काम करूंगा और उसी दिशा में यह जो आर्ट ऑफ योग के माध्यम से हस्त मुद्रा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम के विषय में जो आपको जानकारी दे रहा हूं, मित्रों विश्वास मानिए आगे चल करके यही प्राकृतिक चिकित्सा हमें और आपको आरोग्यता प्रदान करेगी। यही प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमारे पूर्वज अपने स्वास्थ्य के लिए नित्य रोज प्रतिदिन अपनाते थे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते थे, फल, कंद, मूल, अनाज, पेड़, पत्ते, और ये व्यायाम, प्राणायाम, हस्त मुद्रा। ये हस्त मुद्रा ये दवा है, मेडिसिन है, मेडिसिन। आज जो हम एलोपैथ की दवा खाते हैं, खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, साथ में अपने उस रोग के अनुसार जरा हस्त मुद्रा भी करिए और फिर देखिए कि दवा आपकी छूटती है कि नहीं छूटती है, और दवा छोड़ने के बाद भी आप स्वस्थ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एक बार आजमाइए। तो ये प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको हमारी इन उंगलियों में इन 5 तत्वों के रूप में हमारे आरोग्यता की पूरी कुंजी, पूरी चाबी हमारी 5 उंगलियों में दिया है। थोड़ा सा हमें प्रयास करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो मित्रों, आशा है कि आप सबको आज की इस चर्चा में उठाए गए बिंदु सार्थक लगे होंगे। आगे भी हम लाइव चर्चा करते रहेंगे। आप सबसे एक ही निवेदन कि हमारे YouTube चैनल आर्ट ऑफ योग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें, लाइक कराएं, और आपके जो अनुभव हों, जो भी मित्र इन हस्त मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं या जो हमारे द्वारा स्वास्थ्य के लिए बताए गए अन्य तौर तरीकों का प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं,
उन्हें जो भी अनुभव प्राप्त हुआ हो उससे हमें अवगत कराते रहें। कई मित्रों के फ़ोन और व्हाट्सएप आते रहते हैं। आपकी भी कोई निजी समस्या हो, कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे YouTube चैनल पे भी और वीडियो पे भी प्रारंभ में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आता है। आप निसंकोच अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक ही संकल्प है, आप सबको स्वस्थ रखना, देश को स्वस्थ रखना, पूरी मानव जाति को स्वस्थ रखना। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इसी कामना के साथ श्री हरि नमस्कार।